डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडम कूल है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। मैं अपनी स्टडी पूरी कर चुका हूँ और इस समय पैथोलॉजिस्ट बनने ही वाला हूँ। लेकिन एक मॉर्चरी में पैथोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, पहले आपको समझा दूँ। पैथोलॉजिस्ट लाशों पर ऑटोप्सी करता है, जानने की कोशिश करता है कि उसकी मौत कैसे हुई, जिसे आप पोस्टमार्टम भी कहते हैं। मैं भी अब यही जॉब करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इसकी ट्रेनिंग अच्छे से ज़रूर मैं ले चुका था, लेकिन सीधे आपको डॉक्टर की वो नौकरी नहीं मिलती, आपको असिस्टेंट की नौकरी मिलती है। और जान पहचान लगाकर मैंने एक शहर में एक बड़े अस्पताल के एक मॉर्चरी में यानी मुर्दा घर में असिस्टेंट की नौकरी पा ही ली थी। डॉक्टर मार्क वुड, जो कि बहुत ही अच्छे थे, मैंने उनसे फ़ोन पर बात की थी और उन्होंने भी कह दिया था, तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे रहने का इंतज़ाम हम कर देंगे। मैं हमेशा से कुछ अलग करना चाहता था। मुझे कभी भी खून देखकर डर नहीं लगा करता था, जबकि मेरे कई दोस्त थे जो मुझसे पूछा करते थे, लाश को तुम काट कैसे सकते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? जब कोई मर जाता है, कहते हैं भूत प्रेत बन जाता है, तो लाश के साथ अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन मैंने इतनी बड़ी पढ़ाई की, कभी मुझे किसी भूत का सामना करना नहीं पड़ा। मैं हमेशा से मानता था भूत प्रेत तो होते ही नहीं, बस कहानियों में इस तरह से गढ़कर निर्माण किया गया है किरदारों का। मैं अब उस शहर में पहुंच गया था और सीधे मार्क से मिलने के लिए चला गया। ये सुबह का वक्त था। जब मैं मॉर्चरी में पहुंचा, मार्क खुद बाहर आकर मुझसे बात कर रहे थे। वो वहाँ के मेन डॉक्टर थे, पैथोलॉजिस्ट, जो उस मॉर्चरी को चलाते थे। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो बाहर ही खड़े रहते थे। अंदर आना उनके लिए जैसे मान्य नहीं था, उन्हें बाहर रहने की ड्यूटी पूरी करनी पड़ती। और मैं जब मार्क से बातें करता जा रहा था, अपने इतिहास के बारे में उन्हें बता रहा था, कैसे मैंने पढ़ाई पूरी की, जिंदगी में मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मार्क भी मुझे बताते जा रहे थे कि मुश्किलों का सामना तो उन्होंने भी किया है और ज़्यादातर हर किसी को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तुम ऐसा करना, कल से यहाँ पर आ जाना, तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू, और 1 साल के अंदर असिस्टेंट से तुम मेन पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर बन जाओगे। और उसके बाद जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ मैं जा पाऊँगा। इस जगह को मैं छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि ये शहर मेरा नहीं है, मैं भी कहीं और से आया था। और जब मैं डॉक्टर बन गया, उसके बाद मुझे किसी असिस्टेंट की ज़रूरत थी। यहाँ इसी तरह से काम होता है, जो मेन डॉक्टर बन जाता है वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है और उसे असिस्टेंट को 1 साल तक ट्रेनिंग देनी होती है। जब असिस्टेंट भी एक डॉक्टर बन जाता है तो वो उस जगह को संभाल सकता है, फिर वो भी जहाँ जाना चाहता है जा सकता है, किसी और को 1 साल की ट्रेनिंग देने के बाद। काफ़ी समय मार्क से बातें करने के बाद मैं सीधा घर की तरफ निकल पड़ा था। ये नया बना घर था जो मैंने किराए पर लिया हुआ था। सारा सामान यहाँ पर मैंने शिफ्ट करवा दिया था और ये ज़्यादा लंबा काम था ही नहीं। अगली सुबह की तैयारियाँ मैं इसी दिन करने लगा था और सुबह सुबह मैं अपनी वो ड्रेस पहनकर जल्दी से वहाँ पर पहुँच गया था। मार्क ने सबसे पहले मुझसे हाथ मिलाया और मुझे उस मॉर्चरी में लेकर गए। मैंने इससे बड़ी मॉर्चरी कभी नहीं देखी थी। शायद जितना बड़ा शहर होता है उतनी ही बड़ी मॉर्चरी होती है। ऐसा मुर्दा घर जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाशें थी, ड्रॉर बने हुए थे, उनमें लाशें डाली गई थी। कुछ ऐसे लोग जिनके जान पहचान वाले लाशों पर अपना हक जताने के लिए नहीं आते। लंबे समय तक उन लाशों को मुर्दा घर में रखा जाता है, उसके बाद उसे दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। इस तरह कई लाशों के बीच मुझे कुछ नया नहीं लग रहा था। जो ये काम करते हैं उनके लिए कोई नया एहसास होता ही नहीं। सुबह से लेकर शाम तक
यहाँ पर 2 लाशें आई थी। 2 लाशों की ऑटोप्सी करने के बाद मेरी भी आंखें थक चुकी थी और डॉक्टर मार्क की आंखें भी थक चुकी थी। लेकिन रात को एक और लाश यहाँ पर आने वाली थी 12 बजे, और जल्दी से जल्दी उसकी भी ऑटोप्सी करनी थी। लेकिन 8 बजे ही मुझे डॉक्टर मार्क ने कह दिया, रात के समय तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते, तुम सिर्फ दिन के वक्त ही यहाँ रुक सकते हो, तुम जा सकते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप अकेले हैं, मैं आपकी मदद के लिए यहीं पर रहूँगा। मुझे उन्होंने थोड़ा गुस्से में कहा था, देखो मैंने तुम्हें कहा मेरे सिवा रात के वक्त यहाँ और कोई नहीं रुक सकता, ये काम मेरा है और सिर्फ मैं ही करता हूँ, तुम जा सकते हो। उन्होंने इस तरह से थोड़ा रूड बोला था तो मैं भी उस मॉर्चरी से बाहर निकला। 2 सिक्योरिटी गार्ड जो गेट पर खड़े थे, मैं उनके करीब गया, उनसे बात करने लगा। वो भी मुझसे बात करके काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन फिर मैंने डॉक्टर मार्क के स्वभाव के बारे में पूछा। वो कई बार तो बहुत अच्छे लगते हैं, कई बार काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। उन्होंने कहा रात के वक्त उन्हें गुस्सा आता ही है, रात को अकेले में काम जो करना पड़ता है। मैंने कहा क्या वो हमेशा अकेले में ही काम करते हैं? मुझे भी उन्होंने यही कहा, मैं बस मदद करना चाहता था। तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा मदद की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ती, वहाँ अंदर क्या होता है किसी को पता नहीं होता, वो ये काम रात के वक्त तो अकेले ही करते हैं और हम तो गेट के अंदर तक नहीं जाते, भूतों से कौन लड़ना चाहेगा। उनकी बातों में डर महसूस हो रहा था। मुर्दा घर के आसपास ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जहाँ लाशें रखी जाती हैं और लाशें दफनाई जाती हैं, वहाँ पर ऐसी घटनाओं की बातें लोग करते ही हैं। मार्क का स्वभाव है, वो रात के वक्त उस गेट के अंदर भी किसी को आने नहीं देते। ये मुझे उस सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था। लेकिन मैं थका हुआ था, मुझे लगा अब सर से कैसे उलझना, सीधा घर की तरफ निकलता हूँ, मुझे तो आराम का मौका मिल गया। कल सुबह सर से बात करने की कोशिश करूँगा, कहीं मैंने उन्हें नाराज़ तो नहीं कर दिया। मैं घर पहुँच गया था। बार बार ये बात मेरे दिमाग में आती जा रही थी। अगली सुबह फिर से मैं वही ड्रेस पहनकर दोबारा से मुर्दा घर पहुँच गया था। मैंने जब मार्क सर से पूछा कि कल रात आपने ऑटोप्सी कर दी थी, मुस्कुराते हुए कहा हाँ वो काम मैंने कर दिया था, और तुम्हें पता है तुम जब तक यहाँ आए हो ना, मैं एक और ऑटोप्सी कर चुका हूँ। 1.5 घंटा लगा मुझे, किसी ने फांसी का फंदा लगा दिया था और अच्छे से चेक करने के बाद मैंने रिपोर्ट बना दी, और आज मुझे नहीं लगता शाम तक कोई भी लाश यहाँ पर आने वाली है। मार्क ने सुबह सुबह ये काम कर दिया और बड़े मजाकिया अंदाज में मुझे बता भी रहे थे। पूरा दिन इसी तरह से निकला, वहाँ कोई लाश नहीं आई थी, लेकिन फिर भी हमें बार बार ड्रॉर खोलकर अंदर रखे सामान को अच्छे से चेक करना होता है, क्योंकि हम डॉक्टर हैं और ये मुर्दा घर हमारे अंडर है, तो हमारे ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं जो हमें निभाते रहनी पड़ती हैं। आज पूरा दिन करने के लिए और कोई काम तो था नहीं। घूमते घूमते हम बस बातें ही करते जा रहे थे। एक तो ये मुर्दा घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और हम अंदर किसी को आने भी नहीं देते थे, बाहर से ही सबको भेज देते थे। जो उन लाशों के परिवार वाले होते, हम सिर्फ उन्हें अंदर आने देते, वो भी कुछ समय के लिए। उसकी भी टाइमिंग थी, सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। लेकिन अब तो कोई मिलने भी नहीं आया था, तो बातें बनाते गए, करते गए, समय कैसे गुजर गया पता नहीं चला। पहले पहले तो मुझे लग रहा था कल की बात से वो गुस्सा तो नहीं, लेकिन आज उनके स्वभाव को समझने का मौका मिला मुझे। जब भी उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है तो वो जैसे गुस्से में आ जाते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई उनके काम को खराब करे, इसीलिए अब तक उनका मुझ पर भरोसा नहीं बना था। रात को वो मुझे रुकने नहीं दे सकते। शायद यहाँ थोड़ा अंधेरा हो जाता होगा, या हो सकता है मैं डर जाऊं, इसीलिए वो मुझे यहाँ रुकने देना नहीं चाहते थे। पहला ही दिन था, पहले दिन मैं डर जाऊंगा तो यहाँ काम कैसे कर पाऊंगा, ये बात मैं समझ गया था। उसके बाद आज उनसे और बातें भी सुनने को मिली, कुछ ऐसी जो शायद किसी पैथोलॉजिस्ट ने नहीं सुनी होंगी। मुझे डॉक्टर मार्क बता रहे थे, क्या तुम इस पर यकीन करते हो कि जब कोई मर जाता है तो आधे घंटे बाद भी उसे जिंदा किया जा सकता है? मैंने कहा सर, वैसे मैंने कहानियाँ तो बहुत सुनी हैं कि कई बार कुछ घंटों बाद कोई आदमी उठकर बैठ गया जो पहले मर चुका था, अचानक जैसे जिंदा हो गया। लेकिन अगर साइंस के हिसाब से देखें तो खून तो जम जाता है ना,
अगर कोई मर गया है, दोबारा जिंदा हो भी जाए तो शरीर में खून तो बह नहीं रहा होगा, तो वो जिंदा कैसे हो पाएगा? मैं इस पर पूरी तरह से यकीन कर नहीं पा रहा हूँ। तब डॉक्टर मार्क ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, क्या कोई 1 घंटे बाद, 10 घंटे बाद या 1 दिन बाद जिंदा हो सकता है? मैंने कहा, सर ये तो मुश्किल लगता है, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। जितना मैंने पढ़ा है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा शरीर तो गलने लगता है, जब खून बहना बंद हो जाता है तो दोबारा जिंदा कोई नहीं हो सकता। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, अच्छा कई लोग तो 6-6 महीने बाद, साल बाद भी जिंदा हो जाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैंने कहा, सर साल बाद कौन जिंदा होता है? उन्होंने कहा, मुर्दे। तुमने कहानियां नहीं सुनी? किसी को जब दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है उसका भूत बन जाता है, और भूत तो कई बार सालों तक परेशान करते ही रहते हैं। उनकी ये बात सुनकर हम दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे थे। उसके बाद फिर से उन्होंने इसी बात को जैसे फिर से टॉपिक बना दिया था। वो फिर से मुझसे पूछ रहे थे, क्या तुम भूतों पर यकीन करते हो? मैंने कहा, सर आपको कह तो चुका हूँ मैं इन पर यकीन नहीं करता, ये तो मजाकिया किस्से होते हैं बच्चों को डराने के लिए। उन्होंने कहा, देखो धीरे धीरे काम करते हुए तुम्हें एक बात का पता होना चाहिए, भूत बनावटी बातें नहीं होते, सच होते हैं। प्रेत आत्माएं सच होती हैं। जब तुम इन चीज़ों पर यकीन करोगे तभी मैं आगे की बात तुम्हें बता पाऊंगा। मैंने हंसते हुए कह दिया था, सर और मत हंसाइए, कहीं इतना पढ़ लिख कर आप भी ये पिछड़ी बातें तो नहीं करते। मैंने जब ये कहा था जैसे वो कुछ मुझे बताना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया, वो बता ही नहीं पाए। फिर मैं अपने काम पर लग गया, वो अपने काम पर लग गए। अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से होता रहा। मैं उनका भरोसा जीत चुका था। दिन के वक्त तो कभी कभी वो इधर उधर होते, मैं काम शुरू भी कर देता, ऑटोप्सी शुरू कर देता। मैं इस चीज़ में अच्छे से ट्रेंड था, लेकिन अभी असिस्टेंट था, और उनका भरोसा जीतने में मुझे सिर्फ 10 दिन का समय लगा। वो मेरे सामने खड़े हो जाते, पूरी ऑटोप्सी मैं ही करता, और वो ताली बजाकर कहते, वाह तुम तो असिस्टेंट हो, इतनी जल्दी सीखे जा रहे हो, या कहूँ पहले से ही जानते हो। मैंने कहा, सर ये काम मैं कब से करना चाहता था, जैसे मैं भी इज्जत कमाना चाहता हूँ। और उन्होंने ताली बजाकर मुझे इज्जत दी थी। भरोसा जीत चुका था, लेकिन रात के वक्त अब भी वो मुझे इस मुर्दा घर में आने नहीं देते थे। मुझे साफ कह देते, 8 बजे तक तुम यहाँ रह सकते हो, 8 बजे के बाद गेट के अंदर तुम मुझे नजर आए तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा, यहाँ से तुम्हें भगा भी सकता हूँ, मैं यहाँ काम करने नहीं दूंगा तुम्हें। जैसे रात के वक्त उन्हें गुस्सा ज्यादा चढ़ने लगता, वो गुस्से में आ जाते, और मैं उन्हें गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था। अगली सुबह वो माफ़ी ज़रूर मांग लेते और मुझे ये भी कहते, देखो मैं गुस्सा तभी करता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता हूँ। मैंने रूल बनाया है ना, जब रूल टूटने वाला होता है, तुम 8 बजे के करीब यहीं पर मौजूद होते हो, तो मुझे डर सा लगने लगता है। देखो तब मैं गुस्सा करता हूँ। अगर तुम रूल नहीं तोड़ोगे मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा। ये 22वां दिन था। 8 बजे मैं तो निकल चुका था। जैसे ही मैं बाहर गाड़ी तक पहुँचा, पार्किंग में मुझे याद आया मेरा मोबाइल तो वहीं पर रह गया। लेकिन अब 8 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका था। मैं पूरे टाइम पर निकला करता था। मुझसे कौन सा कोई गलती होने वाली थी? मैंने सोचा नहीं था कि कभी मेरा मोबाइल वहाँ पर रह जाएगा। वापस जाकर मोबाइल लेकर आता हूँ, लेकिन अगर सर ने मुझे देख लिया बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। इसके बाद जैसे ही मैं गेट पर पहुँचा था, दोनों सिक्योरिटी गार्ड मेरी तरफ देख रहे थे। वो हैरान थे कि मैं वापस क्यों आ गया। मैंने उनको कहा, बस 5 मिनट की बात है, मैं अंदर जाकर आने वाला हूँ। उन्होंने कहा, सर रूल बनाया गया है, यहाँ 8 बजे के बाद कोई नहीं रुक सकता, 8 से 6 बजे का समय, यहाँ रूल कोई नहीं तोड़ सकता। मैं उन्हें कह रहा था, बस ज़रा सा काम है, ऐसा करूँगा मैं अंदर तक जाऊँगा ही नहीं, गेट से थोड़ा सा आगे जाऊँगा, सामने मुर्दा घर है ना, वो बड़ी सी बिल्डिंग, तो मैं ऐसा करूँगा वहाँ से आवाज़ लगा दूँगा, सर मुझे मोबाइल पकड़ा देंगे। मान लो कि मैं अंदर भी नहीं गया, काम भी हो गया, क्या ये सही है? उन्होंने कहा, ठीक है सर। मैंने उनसे एक बार ये भी कहा था कि तुम में से अगर कोई अंदर जाकर सर को कह आए या मेरा मोबाइल ले आए तो काम आसान हो जाएगा। वो तो डरने लगे थे, एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे, तो मुझे लगा ये काम मुझे ही करना होगा। जैसे ही
मैं उस गेट से चलता चलता आगे की तरफ बढ़ने लगा था। वो मुर्दा घर से काफ़ी दूरी पर था मैं। वहाँ सर अकेले नहीं थे, कोई आदमी था वहाँ जिससे वो बात कर रहे। मुर्दा घर के बाहर एक आदमी उनसे बात कर रहा और पास में एक आदमी घूम रहा, यानी 2 लोग थे जो अंदर आए हुए थे। लेकिन सर तो कहा करते थे यहाँ किसी का भी आना मना है, कोई अंदर तक नहीं आ सकता। लेकिन अब उन्होंने किसी और को अंदर आने क्यों दिया? मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, मैं तो असिस्टेंट हूँ, मेरे सिवा बाकी सब आ सकते हैं, ये सही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मार्क सर का गुस्सा देखना नहीं चाहता था। मुझे लगा मुझे आज यहाँ से निकलना चाहिए, कल सुबह उनसे बात करूँगा। रात के वक्त वो गुस्सा करते हैं, दिन के वक्त तो वो ठीक हो जाते हैं ना। अगले दिन मैं मुर्दा घर में गया था और मैं मार्क सर को देखे जा रहा था। इस तरह से देख रहा था जैसे उन्होंने कुछ छिपाया हो, और मुझे पता लग गया। मेरी आंखें जैसे वो पड़ गए थे। फिर मेरे पास आकर मुझसे सवाल करने लगे। आज 2 लाशें हैं, ऐसा करो एक को मैं देखता हूँ, एक को तुम देखो। मैंने कहा सर आप मुझ पर भरोसा कर पा रहे हैं क्या? सच में मैं काम कर सकता हूँ या दोनों को आप ही करेंगे, मैं बस हाथ ही बटाऊंगा? मुझे देखकर वो कहने लगे ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा तक नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तभी मैंने उनसे सवाल पूछा, अगर भरोसा है तो मुझे सब कुछ सच क्यों नहीं बताते, बातें मुझसे छिपाते क्यों हो? मैंने जब ये कहा था वो थोड़े से घबरा गए थे। फिर मुझसे पूछ रहे कौन सी बातें तुमसे छिपा रहा हूं मैं? मैंने कहा सर कल रात 8 बजे मैं अंदर तो नहीं आया था, गेट के पास से मैं इधर देख रहा था। आपने रूल बनाया है ना आपके सिवा यहाँ और कोई नहीं रुक सकता? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा सर मैंने कल 2 लोगों को आपके पास देखा, एक से आप बात कर रहे थे और दूसरा जैसे बेवजह अनजान सा होकर इधर उधर घूमने का नाटक कर रहा था। मैंने आपको देखा था। मेरी ये बात सुनकर वो थोड़ा सा घबरा गए, सोच रहे थे। मुझे पहले लगा वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, मैं गुस्सा सह लूंगा लेकिन जवाब पाकर ही रहूंगा। लेकिन आज जैसे वो मजाक कर रहे थे, गुस्सा नहीं कर रहे थे। ये गुस्सा उन्हें अंधेरे वक्त ही आता था। वो कहने लगे अच्छा तो तुम अंदर तक आ गए थे, वाह नियम तो तुमने भी तोड़ा है। मैंने कहा सर आपने नियम बनाया था कि यहाँ मुर्दा घर में कोई नहीं आ सकता, अब गेट के पास तक तो मैं जा सकता हूँ ना। उन्होंने कहा चालाक हो, बातें बड़ी बना लेते हो, तुम्हें अब जवाब चाहिए कि तुम्हें अगर अंदर आने नहीं दिया गया तो वो 2 लोग कौन थे? मैंने कहा हाँ सर, और उन्होंने जो जवाब दिया मुझे उस पर भरोसा ही नहीं था। उन्होंने कहा वो 2 लाशें थी, याद करो दोनों के कद कैसे थे, लंबे थे छोटे थे, कपड़े कैसे पहने थे, गंजा था या नहीं बताओ तो ज़रा। मैंने कहा सर जो आपके साथ था ना उसने जैसे कोई नीले रंग का कपड़ा सा पहना हुआ था, और दूसरे ने भी कुछ ऐसा ही पहना हुआ था जैसे सच में जैसे मुर्दों को पहनाए जाते हैं। मुझे लगा कोई और पेशेंट होगा, वो पास के अस्पताल से आया होगा, लेकिन क्या सच में वो मुर्दा थे? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा हाँ वो मुर्दा थे। मैं हंसने लगा सर आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, भले ही वो कपड़े थे लेकिन हो सकता है ऐसा फैशन हो, उन्होंने उस रंग के कपड़े पहन रखे हों। तो आप कहना क्या चाहते हैं? वो मुझे मुर्दा घर के अंदर लेकर गए, 2 ड्रॉर खोले और उनके बीच 2 लाशें थी, वैसे ही कपड़े उन्होंने पहने हुए, एक के सर पर छोटे बाल थे और वो कह रहे एक ऐसा था ना जो मुझसे बात कर रहा था, जो घूम रहा था वो ऐसा था ना। सच में वो 2 लाशें वैसी लग रही, लेकिन लाशें चल थोड़े ना सकती हैं, ये कैसे हो सकता है? मुझे उनकी बात पर भरोसा ही नहीं था। बार बार मैं हंसे जा रहा था, जैसे बात को छिपाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन फिर उन्होंने जो शब्द कहे, मैं जवाब क्या देता? उन्होंने कहा मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, 8 बजे के बाद भी तुम यहाँ पर रुक सकते हो। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? ये बात यहीं पर रहनी चाहिए। अगर बाहर किसी को बताई, सिक्योरिटी गार्ड तक को, तुम्हारे सिवा अंदर कोई नहीं आना चाहिए, सब सच तुम्हें पता चल ही जाएगा। उनके बोलने का तरीका अलग था, मेरे अंदर जैसे खौफ पैदा कर दिया था। मेरी सोच बदल चुके थे वो। क्या सच में ऐसा हो सकता है? आज रात को पता करूंगा। मैंने ऑटोप्सी शुरू कर दी। 1 लाश मेरे पास थी, एक की रिपोर्ट वो बना रहे थे। 3 घंटे लगे हमें।
ये काम हमने खत्म कर दिया था। उसके बाद हमारे यहाँ करने के लिए और खास काम नहीं था। साफ सफाई का काम भी हम अच्छे से कर चुके थे। दिन के वक्त यहाँ सफाई वाले कई लोग आया करते थे। दिन के वक्त और भी कई लोग यहाँ पर वैसे घूमने के लिए आते, लेकिन रात होते ही यहाँ आना जाना हर किसी का बंद कर दिया जाता था। आज रात मैं देखूंगा यहाँ कौन आता है कौन नहीं आता है। अब सर ने मुझे परमिशन दे ही दी है। मैं 6 बजे वहाँ से निकल गया था, 8 बजे वापस आया और उसके बाद मार्क सर मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने मुझे कहा रात के 12 बजे एक लाश यहाँ पर आने वाली है। पुलिस वालों ने फ़ोन पर बताया है और जल्दी से लाश को यहाँ रखा जाएगा। ये काम हम दोनों को करना होगा। गेट के अंदर किसी को आने नहीं देंगे और पुलिस वाले भी बाहर ही खड़े रहेंगे। मैं 8 बजे वहाँ पर था, लेकिन 9 बजे मैंने जो देखा वो हैरानी का सबब बन गया था। मैंने देखा वो जो एक ड्रॉर था ना, जैसे अपने आप खुल रहा था। मुझे पहले उस पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा वो जैसे किसी ने खोल दिया होगा, या सर यहाँ से गुजर रहे होंगे, या मैं ही गुजर रहा होऊंगा तब मेरा कपड़ा उसमें फंस गया और ड्रॉर बाहर की तरफ निकल गया होगा। लेकिन बार बार वो ड्रॉर खुले जा रहा था। मैं उसे बंद कर रहा था, वो फिर से खुल रहा था। ऐसा बार बार हुआ तो मैं डर गया था। मैंने मार्क सर से यह बात की और उन्होंने कहा अब धीरे धीरे इस चीज़ को अपनाना शुरू कर दो। मैंने तुम्हें कहा था ना, कई लोग जो मरे हुए होते हैं वो जिंदा हो जाते हैं, वो उठते हैं रात के वक्त। तुमने कभी भी प्रेत आत्मा शब्द नहीं सुना? मैं अब क्या कहता? पहली बार इसका सामना कर रहा था तो मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मेरी आंखों के सामने वो ड्रॉर के अंदर से आदमी ने अपना सर निकाला था। ये वही लाश थी जो हमने 7 दिन पहले ऑटोप्सी के लिए यहाँ रखी हुई थी। कोई इस पर हक जताने के लिए नहीं आया था। ये शायद कोई गैंगस्टर था, इसीलिए लगभग 15 दिनों तक ये लाश यहीं पर रहने वाली थी। लेकिन ये क्या, ये जैसे जिंदा हो गया। उसने सर बाहर निकाला था और फिर जैसे ही घुमाया मेरी तरफ, उसकी नज़रें मेरी नज़रों से मिली थी। मैं ना गैंगस्टर से डरता हूँ, ना किसी पुलिस वाले से डरता हूँ। मैं किसी से नहीं डरता भगवान के सिवा। लेकिन पहली बार उसकी आंखें देखकर मेरी नज़रें नीचे झुक गई थी और मेरी टांगें कांपने लगी थी। लाश उठ रही थी। ड्रॉर से वो बाहर निकला और छलांग लगाकर नीचे आ चुका था। मैं कांप रहा था और मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ये क्या चीज़ है? सपना तो नहीं? कहीं ये मुझे मार तो नहीं देगा? मैंने इन चीज़ों पर कभी यकीन नहीं किया था, इसीलिए कहानियाँ भी एंटरटेनमेंट के लिए सुना करता था। भूतों की फिल्में भी देखा करता था जिसमें भयानक भयानक दृश्य दिखाए जाते हैं। मैं उनसे कभी नहीं डरा था। आज सामने वो चीज़ आ गई तो थर थर कांप रहा था। मैं तो भागकर मार्क सर के करीब चला गया, लेकिन वो थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे। कह रहे थे इतने क्यों डरे हुए हो? वो बुरा इंसान नहीं है। गैंगस्टर ज़रूर था, लेकिन अब वो मारा जा चुका है, वो जानता है। मैंने कहा वो तो जानता है, लेकिन मैं भी जानता हूँ वो जिंदा इंसान नहीं, प्रेत आत्मा है। तो सर ने कहा तो डर क्यों रहे हो? लाशों की ऑटोप्सी भी तो करते हो, वो भी एक लाश ही तो है। मैं डरे जा रहा और वो आदमी चलता हुआ हमारे करीब आ गया। मैं मार्क सर के पीछे छिप चुका था और उस आदमी ने भारी आवाज़ में कहा था हेलो। तभी मार्क सर ने भी हेलो कहा और वो कहने लगे ज़रा सा काम है मुझे, ऐसा करो तुम बाहर घूम लो, मैं बाद में निकल कर आता हूँ, तुमसे बात करता हूँ। उन्होंने ये कहा और वो आदमी सच में चलता हुआ वो दरवाज़ा खोलकर बाहर टहलने के लिए निकल गया था। सर जो काम कर रहे थे वो काम करे जा रहे थे और ऐसा लग रहा था समय काफ़ी लंबा है। आसपास कई ड्रॉर से खटखटाने की आवाज़ें आ रही थी। कई ड्रॉर को हम लॉक लगा कर रखते हैं, कई पर लॉक लगता ही नहीं, वो ख़राब है। जिससे वो बाहर निकला था उसमें लॉक नहीं लगता, लेकिन कई खटखटाए जा रहे ड्रॉर खौफ पैदा किए जा रहे और जैसे ही मार्क सर ने अपना काम खत्म किया वो बाहर की तरफ गए। मुझे कलाई से पकड़कर वो बाहर ले गए थे और वो आदमी सामने खड़ा, जैसे उसका पूरा का पूरा शरीर सूख चुका था, खून नहीं था उसमें, फिर भी उसका शरीर कैसे चल रहा, मैं ये सवाल का जवाब जानना तक नहीं चाहता था। मार्क सर मुझे उसके करीब लेकर गए और वो उससे ऐसे प्यार से बातें कर रहे थे जैसे कोई पेशेंट हो, लेकिन वो सदमे में हो। वो सर से अपनी भयानक जिंदगी की बातें कर रहा। बहुत बुरे लोग थे,
परिवार से भी दूर कर दिया। मेरी मजबूरी थी, मैं जिंदा रहना चाहता था। बुरी तरह से मैं फंस चुका था, लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया। जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं मर चुका हूं और अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। शायद वो समय का मुझे इंतज़ार करना चाहिए। आगे क्या होगा शायद वो जानने की मुझे इच्छा है। सर उसे बताते रहे, बहुत सारी बातें की, जिंदगी की कहानियाँ सुनी और उसके बाद वो आदमी कहने लगा, तुम्हें मैंने पहले यहाँ नहीं देखा। मैंने कहा मैं आज से ही काम पर आया हूँ रात के वक्त। उसने कहा ठीक है, तो ये नया असिस्टेंट है जिसकी आप कल बात कर रहे थे? तभी मार्क सर ने कहा, हाँ, मैंने इसे भी काम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ मैं भी यहाँ से चला जाऊँ, इसे अच्छे से काम समझा दूँ। असिस्टेंट के बाद ये डॉक्टर बन जाएगा और उसके बाद यहाँ पर यही रहेगा और इसे भी वो काम करना होगा जो काम मैं करता हूँ। उस रात उन्होंने कई ड्रॉर खोले थे और वहाँ से कई लाशें बाहर आई थी। खुद लाशों को चलता हुआ देख मैं समझ नहीं पा रहा था उनसे बात करनी चाहिए या नहीं चाहिए। मार्क सर तो बड़ी आसानी से उनसे बातें कर रहे थे जैसे कोई आम इंसान हो, लेकिन वो मुर्दा थे। मुर्दों की कहानियां बहुत भयानक होती हैं। इस तरह अगले 3-4 दिनों तक रात के वक्त मैं काम कर रहा था और कहते हैं जैसा काम आप करते जाओ डर खत्म होता जाता है। ये काम ऐसा था कि डर बढ़ता जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। कुछ लाशें ऐसी थी जिनके स्वभाव अलग थे और इतने दिनों में मैंने यहाँ सिर्फ चलती हुई लाशें ही नहीं देखी थी, धुंधले इंसान भी देखे थे। ये धुंधले इंसान थे वो प्रेत आत्माएं जो यहाँ जुड़ गईं। वो प्रेत आत्माएं भी यहाँ घुमा करती थी जिनके पास शरीर नहीं था, जैसे वो शरीर का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन यहाँ इतनी और लाशें थीं, वो किसी शरीर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। मार्क सर ने बस इतना ही कहा था, किसी ऐसी प्रेत आत्मा से बात करने की कोशिश मत करना। ये बेवजह चिपकने की कोशिश करते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन तुम्हें अच्छे से काम करने नहीं देंगे। बाकी जो लाशें हैं उनसे बातें कर सकते हो, क्योंकि वो कुछ समय बाद यहाँ से चले ही जाएंगे। 4-5 दिनों तक रात के वक्त काम करना बहुत मुश्किल भरा होता। मैं डरने लगता। रात को कोई लाश आ जाए तो ऑटोप्सी करने में मेरी उंगलियां कांपने लगती थी, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मुर्दा है या जिंदा है। कई बार उनकी उंगलियां हिल रही होती, उनके दिल की धड़कन तो बंद होती लेकिन आंखें खुली होती, वो बोल रहे होते। अब सामने लेटा हुआ आदमी बोलने लगे और आप उसका पेट फाड़ रहे हो तो आपकी उंगलियां कांपेंगी ना, उसे दर्द ही नहीं होता। मुर्दा को दर्द नहीं होता, लेकिन मुर्दे बोलते भी नहीं। यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा था। 5 दिनों बाद अब मार्क सर ने मेरी ड्यूटी यहाँ पर तो लगा दी थी अपने साथ, लेकिन अकेले यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं थी। ये छठी रात थी और शाम के 7 बजे मार्क सर का जैसे एक एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी को चोट तो लगी, लेकिन गाड़ी एक खंबे से टकरा गई। उनके घुटने में चोट लगी थी और उन्हें शहर से बाहर ले जाया गया था। फ़ोन पर मैंने बात की थी और उन्होंने कहा था ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं अभी तुम्हें बहुत कुछ और बताना चाहता था, लेकिन मेरे सीनियर मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि आज की रात जो लाश आने वाली है ऑटोप्सी उसकी करवानी ही होगी। ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। मुझे माफ़ करना, आज रात तुम्हें अकेले को उस मुर्दा घर में रुकना होगा। वो काम तुम्हें करना होगा और वो प्रेत आत्माओं से उनसे थोड़ा बचकर रहना। मैं ये शब्द ज़्यादा ऊंची बोल भी नहीं सकता। मेरे आसपास कई लोग हैं, बस उनसे दूर रहने की कोशिश करना, उनकी बातों में उलझना मत। मैं अब 8 बजे गेट पर पहुंच गया था। मुझे देख रहे थे 2 सिक्योरिटी गार्ड, और जब मैं अकेले अंदर गया वो पूछ रहे थे, आज सर आपके साथ नहीं है? मैंने कहा नहीं, आज रात मैं अकेला ही अंदर होने वाला हूँ। तब उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था, सर क्या आपने भी कोई भूत प्रेत अंदर देखा है? हमें हमेशा लगता है अंदर जैसे भूत प्रेत हैं। वो लाश हिलती है। मैंने एक बार उंगलियां हिलते हुए देखी थी। 8 बजे थे उस वक्त। क्या आपने वो चीज़ देखी? कोई हम पर यकीन नहीं करता और सर ने किसी को अंदर अब आने नहीं दिया। मैं उनकी नज़रें पढ़ पा रहा था। अंदर का सच अंदर ही रहना चाहिए, तो मैंने उन्हें कह दिया था, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा भ्रम होगा वो। अब मैं भी अंदर काम करने लगा हूँ। मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। मैं जानबूझकर मुस्कुराया था।
और ये मुस्कुराहट डर वाली थी। मैंने भले ही अपने होंठों को खींच लिया था, देखने में मुस्कुराता हुआ लग रहा था, अंदर से कितना डरा था मेरी आंखें उन्हें बयां कर रही थी। उन्होंने गेट लगा दिया, मैं अंदर चला गया। अब मैं जैसे जैसे उस मुर्दा घर के करीब जाता जा रहा था, मेरी टांगें कांप रही थी, लड़खड़ा रही थी। मैं फिर भी चले जा रहा था। वो दरवाज़ा खोलकर जब मैं मुर्दा घर के अंदर पहुंचा, एक ड्रॉर खुला था, लेकिन अंदर से लाश कहाँ गई मुझे ये पता नहीं था। ये तो वही लाश थी ना जो कल मैंने देखा था। ये कोई गैंगस्टर था। वो अपने ड्रॉर से बाहर निकलकर कहीं जा चुका था। हड़बड़ी सी मच गई थी। मैं सोच में पड़ गया था, करूं तो क्या करूं? क्या मैं फ़ोन लगाऊं सर को? लेकिन नहीं, फ़ोन नहीं लगाऊंगा। सर इमरजेंसी में है ना, वो खास जगह गए होंगे और शायद रात को फ़ोन ना उठाए मेरा। मैं उसके बाद इसी तरह घबराया घबराया इधर उधर देख रहा। ना मैं सिक्योरिटी गार्ड के पास जा सकता था, ना कहीं और। मैं दोबारा मुर्दा घर के अंदर आ गया। ऊपर वाले फ्लोर में देखने लगा तो मैंने देखा सीढ़ियों के पास वाला दरवाज़ा खुला था, जिसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता था। मैं उस दरवाजे को खोलकर ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा वो आदमी ऊपर था, ज़मीन पर लेटा हुआ, आसमान को देख रहा। मैं घबरा गया और उसके पास जाकर कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर जाओ, तुम्हें किसी ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। उसने कहा, कौन देखेगा? छत पर कौन देखेगा? ऊपर से भगवान ही देख सकता है, इंसान तो नहीं देख सकता। मैंने कहा, कहीं कोई देख ना ले। तो उसने कहा, क्या आज तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर लगी है? अगर सिर्फ तुम्हारी लगी है तो डरने की बात नहीं। अगर मार्क भी यहाँ आने वाला है तो वो खुद ही समझ जाएगा। मैंने कहा, वो आने वाले नहीं, उनका छोटा सा जैसे एक्सीडेंट हो गया है। यह बात सुनकर उसका चेहरा वैसा का वैसा ही था, लेकिन बातें वो ऐसे कर रहा था जैसे उसे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ हो। तब उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, चोट ही लगी है ना, जान तो नहीं गई। मैंने कहा, नहीं, जान नहीं गई है, चोट भी कम ही लगी है, लेकिन तुम नीचे जाओ अपने ड्रॉर में, तुम मरे हुए हो, इस तरह से बाहर घूम नहीं सकते। तब वो उठकर बैठा। अपनी नज़रें मेरी नज़रों से उसने मिलाई। फिर मुझे कहने लगा, देखो मैं यहीं तक आया हूँ। मैं खुद तुम्हें कोई मुसीबत में डालना नहीं चाहता। मैं भी यहाँ बस आसमान को देखना चाहता था। कुछ समय इस तरह से आसमान को देखूंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। समय मेरे पास भी कम है। सोच रहा हूँ यहाँ से जब निकलूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। मेरी आत्मा जब इस शरीर को पूरी तरह से छोड़ देगी तो क्या होगा, मैं वो जानना चाहता हूँ, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। तुम भी, मुझे नहीं लगता वो जवाब ढूंढ पाओगे। जिंदा होते हैं हम तब इन जवाबों को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं तो धार्मिक हो जाते हैं, तब पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। लेकिन जब मर जाते हैं और आत्मा जुड़ी होती है तब समझ में आता है जो जानना चाहिए था वो तो जान ही नहीं पाए। और जब जानने की इच्छा हुई तो समय खत्म हो चुका था। मैं उससे बहस नहीं करना चाहता था। जल्दी से मैं नीचे पहुंच गया। मुर्दा घर के बीच खड़े होकर मैंने मार्क को फ़ोन लगाया। सर, वही गैंगस्टर वाली लाश वो छत में पहुंची हुई है, ऊपर आसमान की तरफ देख रहा है। मुझे डर लग रहा है, कोई उसे देख ना ले। तब मार्क ने मुझे कहा, डरने की कोई बात नहीं है, वो समझदार है। अब लाश आसपास थोड़ा सा घूम सकती है, डरना मत, कोई नहीं देखेगा। इसीलिए तो ये रूल बनाया है। और अब मुझे फ़ोन मत करना, देखो मैं फ़ोन स्विच ऑफ करने वाला हूँ, मुझे थोड़ी आराम की ज़रूरत है। मार्क ने ये कहा था और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। और मुझे लगा कि अब मुझे डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन वहाँ ड्रॉर के अंदर से खटखटाने की आवाज़ें आ रही थी। चारों तरफ जो ड्रॉर थे, इस समय यहाँ पर 35 लाशें थीं और 12 बजे एक और लाश आने वाली थी जिसकी ऑटोप्सी इमरजेंसी में करनी थी। मैंने क्या किया, मैं एक एक करके उन ड्रॉर को खोलने लगा। मुझे लगा मार्क ने कहा है ये लाशें भरोसेमंद है, इन्हें खोला जा सकता है, और यही सब चाहते थे। शायद उन्होंने सुन लिया था। सभी के सभी लोग ड्रॉर से बाहर आना चाहते थे, बोल रहे थे, चीखने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने क्या किया, ड्रॉर खोल दिए। वो लाशें भीड़ बनाकर खड़ी हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था मुर्दों के बीच हूँ और शायद कभी भी कोई मुझे मार देगा। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ, जिंदा इंसानों से ज़्यादा भरोसा मुर्दों पर किया जा सकता है, जैसे इंसानों से ज़्यादा जानवर पर भरोसा किया जाता है। जिंदा इंसान धोखा देते हैं लालच के लिए। मुर्दे के पास कोई इच्छा ही नहीं रहती तो वो आपकी सिर्फ बात ही मानते हैं। जो छोटी सी इच्छा होती है
उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो बस घूमना चाहते थे, थोड़ी आज़ादी चाहते थे। उन्होंने कहा, क्या कुछ समय के लिए हम आज़ाद हैं? मैंने कहा, आज़ाद हो, तुम घूम सकते हो। तब उन्होंने मुझे बताया कि मार्क कभी सबको बाहर निकलकर घूमने का मौका नहीं देते, कुछ न कुछ को यहाँ बंदी बना कर ही रखते हैं। ये बात सुनकर मैं कहने लगा, तो कुछ लोग ड्रॉर में जाओ, ड्रॉर में कुछ लोग जाओ। उन्होंने मेरी बात कहाँ सुनी, सभी के सभी बाहर की तरफ भाग निकले। भले ही वो अंदर ही रहने वाले थे, लेकिन मुझे लगा मार्क नहीं छोड़ते तो मैं क्यों छोड़ूं। वो जा चुके थे। मैं अब घबराया वहां बैठा था, कोई गड़बड़ ना हो जाए। वैसे भी वो सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं आएंगे, उसके सिवा कोई और अंदर नहीं आएगा। और 12 बजे जो लाश बाहर से लेकर अंदर आनी है वो सिर्फ मुझे अकेले को लेकर आनी है, तो शायद ये काम ज़्यादा अजीब नहीं होने वाला। खुद ब खुद समय आने पर ये लाशें अपने आप ड्रॉर में जाकर लेट जाएंगी और दिन के वक्त मुर्दे पूरी तरह से मुर्दे हो जाएंगे। मैं अब किसी को फ़ोन भी नहीं लगा सकता था, तो मुझे लगा मुझे इंतज़ार करना चाहिए ना। तो मैं वहीं मुर्दा घर में बैठकर इंतज़ार करने लगा। बीच बीच में बाहर निकल कर देखता। बाहर कई मुर्दे थे जो एक कोने में पहुंच गए थे, कई जैसे छत पर चढ़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आज़ादी मिली हो कुछ ही समय के लिए। कुछ को जल्दी ही जला दिया जाएगा, कुछ को दफना दिया जाएगा। 1 हफ्ते में कई लाशों को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा और कई तो कल ही निकलने वाली थी। मैं बस वहाँ इंतज़ार ही कर सकता था। मैं इंतज़ार करता रहा और तभी मुझे सामने वाले आईने से कुछ दिखने लगा। पहले पहले मुझे लग रहा था जैसे वो आईना धुंधला धुंधला सा है, कोई चीज़ उस पर लगी हुई है। बाद में मुझे महसूस हुआ ये कोई चीज़ उस पर लगी हुई नहीं है, जैसे कोई जाले जैसी धुंधली सी सफ़ेद रंग की चीज़ उड़ी सी बाहर निकल रही है, जिसका प्रतिबिंब मुझे आईने में नज़र आ रहा है, लेकिन बाहर वो दिख नहीं रहा। आईने में मुझे तब एक आदमी नज़र आया था जो मेरी पीठ के पीछे जैसे मुझे घूर रहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा था, ये कोई मुर्दा होगा। मैं पहले से डरा हुआ था, लेकिन इस चीज़ ने मुझे और ज़्यादा डरा दिया। कोई ऐसी प्रेत आत्मा जो मुझे सिर्फ आईने में नज़र आ रही है, वैसे नज़र नहीं आ रही। मैंने आईने को ढक दिया था ताकि मुझे ज़्यादा डर ना लगे। फिर मुझे धुंधली धुंधली प्रेत आत्माएं भी दिखने लगी। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था ये प्रेत आत्माएं क्या हैं। मुर्दों से निकली हुई प्रेत आत्माएं? क्या उन्होंने लाशें छोड़ दी हैं, या ये कोई और हैं? जैसा कि डॉक्टर मार्क ने मुझे बताया था कि कई प्रेत आत्माएं यहाँ घूमती हुई दिखती हैं। वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे और मुझे लगा मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। वो कौन सी लाशें हैं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मैंने ध्यान दिया वो मेरे इर्द गिर्द ही आ रहे थे, सभी जैसे कोने में खड़े मुझे घूर रहे। मैं कुछ समय इंतज़ार करता ही रहा था, आखिर वो क्या करेंगे। ये 11 बजे का वक्त हो गया था। 12 बजे यहाँ एक लाश आने वाली थी और ये ड्रॉर खोलकर उसमें जैसे लेट रहे। मैंने एक ऐसी ही प्रेत आत्मा को कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो एक लाश को लिटाया जाना है जो बाहर निकला बैठा है। वो जवाब नहीं दे रहे थे। वो जैसे हवा का झोंका सा थे। धुआं जब एक जगह इकट्ठा सा हो जाता है ना, वो वैसे थे। जैसे ही मैं करीब जाता वो धुआं बिखर जाता। लेकिन धीरे धीरे 15-20 मिनट में उनके जैसे पूरे शरीर मुझे साफ साफ दिखने लगे थे और उनकी वो बातें भी मेरे कान में गूंजने लगी थी। मैं उनकी बातों को समझने के लिए वहीं पर बैठ गया। अब जैसे डर थोड़ा सा कम हो गया था। अकेला था, ये रात मैं गुजार रहा था और लाशों से डर बिल्कुल नहीं लग रहा। अब इन प्रेत आत्माओं से भी क्या डरना, मैंने समझ लिया था। लेकिन वो प्रेत आत्माएं चारों तरफ से मुझे घेरने लगी थी। तभी एक ने जैसे मेरे पीठ को छुआ हो, मेरी शर्ट को खींचा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मुझे लगा कोई लाश होगी, लेकिन वो कोई लाश नहीं, ये प्रेत आत्मा थी। उसने जैसे ही मेरी शर्ट को खींचा मैं भी घबराया, वो खुद घबराया और मैंने कहा, ये किसने किया? उसने दोबारा किया और फिर उसने कुछ कहा जो मेरे कानों में पड़ा। वो ऐसी आवाज़ थी जो गूंज रही थी, जैसे बहुत दूर आवाज़ हो और बड़े से मैदान में गूंज रही हो। शब्द समझ में नहीं आते, इस बार समझ में आए थे। उसने कहा, इससे छुआ जा सकता है, इसे छुआ जा सकता है, इसे छुआ जा सकता है।
वो सभी प्रेत आत्माएं मेरे शरीर को जैसे नोचने की कोशिश कर रही, मेरी शर्ट को खींच रही, मेरी टांगों को पकड़ रही। वो प्रेत आत्माएं बार बार मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही और मैं गिरने लगा था। मैं उन्हें धक्का देने की कोशिश करता, लेकिन धुएं को धक्का दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। मैंने उन्हें धक्का दिया और मेरा हाथ उनके शरीर के आर पार हो गया, लेकिन जब वो मुझे हाथ लगाते, मेरी शर्ट को पकड़ते, मेरी चमड़ी को खींचने की कोशिश करते, जैसे उनमें झगड़ा हो रहा था मुझे नोचने का। मैं उनसे बचने की कोशिश कर रहा, लेकिन उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। ये मेरे डर के कारण था या सच में उनकी शक्ति बढ़ रही थी? लेकिन वो भीड़ थी 15 से 20 प्रेत आत्माओं की जो मुझे वहां से भागने देना नहीं चाहते थे। वो मुझे नोचना चाहते थे। बस उनकी शक्ति जैसे जैसे बढ़ती गई, उनका आक्रमण वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था। मैं वहां से बाहर की तरफ जाना चाहता था, लेकिन अब वो दरवाजे, ड्रॉर, कई चीज़ों को बड़ी जोर से हिला पा रहे थे। दरवाजे को उन्होंने बाहर से ऐसा पकड़ रखा था कि मैं दरवाज़ा खोल नहीं पा रहा था। मैं सिक्योरिटी गार्ड तक भागकर पहुंचना चाहता था। मैंने क्या गलती कर दी? डॉक्टर मार्क रात को यहाँ होते हैं ना, तो मैंने क्या गलती कर दी? मैं उनसे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन वो प्रेत आत्माओं के चेहरे भयानक से भयानक होते जा रहे थे। पहले तो वो धुआं थे, शरीर नजर आ रहा था, अब तो उनके चेहरे भी दिखने लगे थे। लाल रंग के चेहरे थे और आंखें सफ़ेद रंग की, जैसे खून उनके चेहरे पर लगा हुआ हो, जिनकी बूंदें ज़मीन को छू रही थी और गायब हो रही थी। ऐसा दृश्य देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा, लेकिन वो मुझे बाहर जाने नहीं देना चाहते थे, जैसे वो मेरे शरीर के साथ कुछ करना चाहते थे। मैं डॉक्टर मार्क की वो बातें याद करने लगा। वो कहा करते थे कि प्रेत आत्माएं यहाँ दिखती हैं, वो कुछ चाहती हैं। क्या चाहती हैं? आज मुझे लग रहा था वो क्या चाहती है मैं जानता हूँ। वो मेरा शरीर चाहते थे। वो प्रेत आत्माएं मुझे पकड़ने के लिए एक दूसरे से जैसे झगड़ा कर रही। वो दरवाज़ा खोलना नहीं चाहते थे, मुझे बाहर भागने देना नहीं चाहते थे, और मैं उनसे पीछा छुड़ाकर बाहर निकलना चाहता था। यहाँ मुर्दा घर में खिड़कियाँ नहीं होती, इसीलिए भागने का और कोई रास्ता नहीं था। मैं पीछे की तरफ होने लगा। वो भीड़ आपस में एक दूसरे को नोच रही थी, जैसे कोई रबर की चीज़ हो। जब वो एक दूसरे को नोचते तो खींचते, वो धुएं 2 से 1 हो जाते और 1 से फिर से 2 हो जाते। कुछ का रंग सफ़ेद सा होता और कुछ का काला सा होता। मुझे मुर्दा घर में घेर लिया था उन्होंने। भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। मुझे मेरी मौत नजर आने लगी थी। तभी आंखों के सामने जैसे दिखने लगा एक रास्ता। मैं भागा सीढ़ियों से ऊपर की तरफ। वो भीड़ इर्द गिर्द से मुझे घेर रही थी। वो मुझे नोच रहे थे, जैसे उन्हें अंदेशा ही नहीं था कि मैं यहाँ से भागकर कहाँ जाऊँगा। मैं छत पर जाना चाहता था, 3री मंजिल छत, और छत से अगर मैं छलांग लगाऊं तो मेरी मौत हो जाएगी। शायद वो ये चाहते थे कि मैं ऊपर भागूं। मैं ऊपर भागता गया, वो मेरे पीछे पीछे थे। मैं रो रहा था। मैं उनसे इतना डरा हुआ कि मैं माफ़ी मांगता और वो ज़्यादा नोचते। मैं भागकर ही उनसे बच सकता था, लेकिन कितने समय तक? छत तक वो पहुंच आए थे और वहाँ वो प्रेत आत्माएं ललचाई हुई नज़रों से मेरे शरीर के अंदर से कुछ खींचना चाहते थे। उन्होंने जब मेरे शरीर को नोचना शुरू किया, अब मेरे शरीर से सफ़ेद रंग का धुआं बाहर की तरफ निकल रहा था। जब वो सफ़ेद धुआं मेरे शरीर से बाहर निकलता, मुझे जैसे हर चीज़ के अंदर से अलग अलग रंग निकलते हुए नजर आते, जैसे मेरी आत्मा को मेरे शरीर से बाहर निकाला जा रहा था। मैं चीख रहा था, लेकिन मेरी चीख भी गले से ज़्यादा दूर तक पहुंच नहीं पा रही थी। गला भी मेरा बैठा बैठा जा रहा था। तभी मुझे सामने नजर आया वो आदमी, वो लाश जो यहाँ पर थी, उस गैंगस्टर की। वो अब भी छत की तरफ, ऊपर की तरफ मुंह करके देखे जा रहा, जैसे वो तारों को देख रहा। और मैं भागकर उसके करीब पहुंचा। जैसे ही उसकी नज़रें मेरी नज़रों से मिली, सभी प्रेत आत्माएं घबराने लगी और उसने मेरे शरीर को जकड़ा और मेरे अंदर जैसे अपने हाथों से कुछ खींचकर बाहर की तरफ निकालने लगा। प्रेत आत्माओं को उसने खींच लिया था और हाथ में पकड़ी हुई उन प्रेत आत्माओं को जैसे वो निगल गया, चबा गया था, धुएं को निगल गया और आसपास की प्रेत आत्माएं जुड़ जुड़ कर खींचने लगी और उसके मुंह में जाने लगी। उसने उस भीड़ को कैसे खत्म कर दिया मैं समझ ही नहीं पाया। ये क्या किया? ये कैसे किया तुमने? मुझे इस तरह से मत मारना, मुझे इस तरह से मत खाना। मुझे लग रहा था जैसा उसने उन प्रेत आत्माओं के साथ किया
ये कोई षड्यंत्र होगा मुझे मारने का और ये मुझे वैसे ही मार देगा। और तब उसने कहा, जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं मैंने, ये चीज मैं नहीं कर सकता। मैं एक प्रेत आत्मा नहीं हूं, शरीर से अर्ध निकली आत्मा हूं और मैं ऐसा दोष नहीं ले सकता। मैं बंदिश में बंधा हूं, ये काम मैं भी नहीं कर सकता। ये कर सकते थे, इन्हें मैंने खत्म किया, अपने अंदर समा लिया और मेरी आत्मा के साथ इनकी ये आत्माएं भी इस दुनिया से चली जाएंगी। तब मैंने उसको कहा था, मैंने वो लाशों को छोड़ दिया, शायद इसीलिए ये प्रेत आत्माएं निकली और मुझे मारने लगी। तो उसने कहा, ये प्रेत आत्माएं इसलिए नहीं मार रही थी। प्रेत आत्माएं एक ऐसे आधे मरे शरीर से डरती हैं, जैसे दूसरी दुनिया में ये प्रेत आत्माएं होती हैं। इस दुनिया में तुम इंसान होते हो, या कहूँ मैं भी जो इंसान था, और अब मैं मर चुका हूँ, तो मेरी आत्मा ना तो उस दुनिया की है ना इस दुनिया की है। मान लो कि इंसान शक्तिशाली होते हैं, भूत प्रेत कमज़ोर होते हैं लेकिन रात का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं बीच में फंसा हुआ हूँ। तुम भूत प्रेतों को देख नहीं सकते, नुकसान पहुंचाने के लिए शक्ति नहीं है। मैं तो बीच में हूं ना, 15 दिनों का ये समय, और मैं उन्हें अपने शरीर में समा गया। इसीलिए जब कोई लाश मुर्दा घर में होती है, ये प्रेत आत्माएं वहां फटकती तक नहीं। वो खुद उनके साथ जुड़कर इस दुनिया से निकलना नहीं चाहते, वो अपना अधूरा काम करना चाहते हैं। ये उन लोगों की प्रेत आत्माएं होती हैं जो कोई खास कार्य छोड़कर तड़प तड़प कर मरे होते हैं और वो चाहते हैं अपना काम करना। मैंने उन्हें निगल लिया और मेरे साथ वो भी खत्म हो जाएंगी। और तुमने यही गलती की, सभी लाशों को छोड़ना नहीं चाहिए था। मार्क कह चुका था कि वो ऐसा कभी नहीं करता, तुम्हें भी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लाशें कैद रहेंगी, बीच बीच में किसी किसी को छोड़ दिया करना, बस फिर तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। सुरक्षा करेंगे वो सब, सोच सबकी मेरे जैसी ही होती है। मैंने कहा, मैंने सबको कहा वापस आ जाओ, वो वापस नहीं आए, सब चले गए घूमने के लिए, पता नहीं कब आएंगे। तो उसने कहा, तुम यहाँ उनके दोस्त नहीं हो, तुम उनके नौकर नहीं हो, तुम उनके मालिक हो, और मालिक आदेश देता है, पूछता नहीं है। अगर तुम मुझे भी आदेश दोगे तो मैं चुपचाप वहां जाकर लेट जाऊंगा। तुम उन्हें आदेश दोगे, उन्हें भी लेटना होगा। हम मजबूर होते हैं, लाशें मजबूर रहती हैं। 12 बजे का वक्त हो गया था और एम्बुलेंस की आवाज़ आने लगी। तब मैंने उसको कहा था, क्या तुम वो ड्रॉर में चले जाओगे? उसने कहा, ये आदेश नहीं है, तुम तो जैसे मुझसे पूछ रहे हो। तो मैंने भारी आवाज़ में कहा, जाओ अपने ड्रॉर में, वहाँ जाकर लेट जाओ, मुझे काम करना है। और वो मुस्कुराता हुआ नीचे की तरफ चला गया। यही चीज़ मैंने सब मुर्दों के साथ की। चलो सब, समय हो गया, जितना घूमना था घूम लिया, सब अपने अपने ड्रॉर में पहुंच जाओ। सब अपने अपने ड्रॉर में चले गए। मैं बाहर गया, लाश को लेकर आया। 2 घंटे में मैंने ऑटोप्सी की। मैं थर थर कांप रहा था, लेकिन वो रात गुजर चुकी थी। डरावना एहसास हो चुका था, ज्ञान मिल चुका था। और रात गुजरने के बाद अगले दिन जब वहां पर डॉक्टर मार्क आए थे, मैंने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। और वो भी हैरान, उन्हें खुद नहीं पता था कि सब मुर्दों को छोड़ने के बाद प्रेत आत्माएं हमला कर सकती हैं और मुर्दे उन्हें रोकते हैं। उन्होंने ऐसा कभी किया ही नहीं था, और जिस डॉक्टर से वो सीखे थे उन्होंने भी पूरा सच नहीं बताया था। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से ये सच जान पाया था। 1 साल मैंने असिस्टेंट का काम उसी मुर्दा घर में किया था। मैं अलग अलग मुर्दों से दोस्ती बना चुका था और डॉक्टर मार्क भी वहाँ से जा चुके थे। अब मैं असिस्टेंट डॉक्टर नहीं रहा था, डॉक्टर बन गया था, डॉक्टर एडम। और कुछ ही समय में मुझे भी एक असिस्टेंट मिल जाएगा। और मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या मुझे भी उसे शुरू से बताना चाहिए यहाँ क्या क्या होता है? नहीं, कोई यकीन ना करे तो क्या होगा? मुझे बात थोड़ी छिपा कर रखनी होगी, सही समय आने पर बतानी होगी, जैसा मुझे पता लग पाया। और मैं डॉक्टर मार्क से थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ। यहाँ इतना समय हो गया है मुझे काम करते हुए, कैसी कैसी प्रेत आत्माओं का सामना मैंने नहीं किया। मैं उनसे अपने शरीर को बचाता हूँ, लेकिन मेरी मदद वो मुर्दे ही कर देते हैं।
ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कुछ लोग ये घटना देखकर बहुत ज़्यादा डर जाएंगे कि एक मुर्दा उठ खड़ा होता है, लेकिन मुर्दा घर में काम करने के बाद समझ पाया हूँ, जब मुर्दा उठ खड़ा होता है वो आपकी सुरक्षा करता है जैसे मेरी सुरक्षा वो करते हैं। आज तक मुझे इंसानों ने भले ही धोखा दिया हो, लेकिन मुर्दों ने कभी धोखा नहीं दिया।